Good morning. Good morning, sir. लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? तुमने कुछ सॉल्व किया है तो बताओ। No, sir. No, sir. तो लास्ट क्लास में अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर ली थी। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। If A, B, C are given matrices, such that A into B is null matrix, B into C is identity matrix, and A plus B whole square, A plus C whole square is defined. Then one or more correct. कोई ऑप्शन आया आंसर? Sir, B. Which one? B. B. Yes, sir, but I'm checking other options as well. Okay.
तो ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों डिफाइन कर रखे हैं क्वेश्चन में, तभी तो इनके स्क्वायर डिफाइन होंगे। अच्छा वैसे तो एक और ऑप्शन में अगर ये बोला होता कि ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस तो भी ट्रू हो जाता। Yes, sir. कैसे, क्यों स्क्वायर क्यों होंगे? स्क्वायर इसलिए होंगे बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर डिफाइंड है। तो कोई भी मैट्रिक्स एक्स का इंटीग्रल पावर तभी डिफाइंड होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मींस ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और ए और बी का ऑर्डर सेम है तो दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हो गए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो ए ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन के लिए तुमने बी ऑप्शन के लिए क्या किया? Sir, if A if A B is equal to zero, that means either A or B is equal to zero. But from the second नो 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 नो, condition, दैट मींस आइदर ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और एक और पॉसिबिलिटी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोथ आर जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो रहे बट दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाए, तो भी ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। बट हाँ चलो तुम अब आगे बोलो कि सेकंड में, सेकंड से क्या बोल रहे हो? yes, sir. From second, we can eliminate B is equal to zero. राइट, बट सिंस बी इंटू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। Yes, sir. So we can तो eliminate the ये third वाला, option as well. हाँ, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, ओनली पॉसिबिलिटी तो ए मस्ट बी नल मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन है हमें सी ऑप्शन में चेक करने को बोला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस सी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ए को नल मैट्रिक्स पुट करने के बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर। Yes, sir. क्वेश्चन है बी इंटू सी आई बोल रखा है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई होगा कि नहीं? मतलब कि डी ऑप्शन अगर ट्रू हो जाएगा तो सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, तो डी ऑप्शन चेक करो। बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीनिंग बी इंटू सी है। बी इंटू सी आई है, Yes, तो sir. ये So बी, D would be correct. So and so would be C. राइट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखो ये सॉल्यूशन क्लियर है सारा। Yes, sir.
तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। ऑप्शन ने हाफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई या हाफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इनकी बात की है। तो हमने क्या किया, मतलब ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये थॉट कैसे आएगा, ये बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ ए स्क्वायर प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा। Yes, sir. फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आ जाएगा 1/4 ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस आई माइनस ए स्क्वायर। अब सिंस ए क्यूब 0 है तो ए रेज टू पावर 4 भी 0 हो गया ए से मल्टीप्लाई करने के बाद। Yes, therefore sir. this becomes only I। समझ आया। Yes, sir. अब दो मैट्रिक्स x और y का मल्टीप्लिकेशन अगर I है तो So both x are या y inverse of each other. किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। Ah, yes, sir. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट हो गए। Yes, sir. हमने डिटर्मिनेंट में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स ये डिस्कस किए थे, तो सेम मैट्रिक्स में भी है। स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है। दैट मींस ये डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट कंप्लीटली सिमेट्रिक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है। और Yes, इन sir. दिस केस ऑलवेज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होल्ड करेगा। और वैसे ही है स्क्यू सिमेट्रिक। So A transpose is equal to minus A. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होंगे। Yes, sir. ये हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट में नोट कर लिया कि इस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ skew symmetric matrix of odd order is always 0 and for even order it is always a perfect square। तो अभी मैंने जैसे थर्ड ऑर्डर का skew symmetric मैट्रिक्स लिखा है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगा। Yes, sir. और ये काइंड ऑफ फंक्शन की तरह है। फंक्शन में हमने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिस्कस किए थे। तो इवन फंक्शन के लिए f of minus x is equal to fx आ जाता है। ऑड Yes, फंक्शन and के for लिए all f minus f of minus x is equal to minus f of x. तो ऐसे यहाँ पे यानी कि अगर अपन कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, तो अपन सबसे पहले f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं और f ऑफ माइनस एक्स को फिर fx से कंपेयर करते हैं। तो अगर सेम आ गया fx के तो इवन, माइनस fx के इक्वल आ गया तो ऑड, और दोनों से मैच नहीं कर रहा तो नाइदर इवन नॉर ऑड। वैसे यहाँ पे अगर कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला जाए कि दिस इज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक चेक करना है तो अपन ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस ए के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों से मैच नहीं कर रहा तो फिर
neither symmetric nor skew symmetric. True or false? If A and B are symmetric matrices, of same order, then A into B is also symmetric. तो अपन को A into B जो मैट्रिक्स है वो चेक करना है whether it is symmetric or not. तो हमने इसको X कंसिडर किया और अब हम X ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. It would be B transpose A transpose. And B then we can transpose is equal substitute to, BA. बट अभी ये X के इक्वल नहीं आ रहा. Yes, sir. So it's not symmetric, so we can say it's false. हाँ, आंसर फॉल्स हो जाएगा. दैट मींस अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि ए बी इज कम्यूटेटिव तो आंसर ट्रू हो जाता. Ah, yes, sir. So this would be true. तो वही है कि हमने X को B A B ट्रांसपोज लिया, X ट्रांसपोज फाइंड किया, तो दैट इज B A B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. So we can say That means- AB the whole transpose times B transpose. बट क्वेश्चन ने A को सिमेट्रिक बोला हुआ है. Yes, sir, so तो we ये can substitute minus A. नहीं सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट. It will be minus B A B transpose.
sorry, I'm getting the answer as B, C, and D. नहीं, डी ऑप्शन कैसे आ गया? ए ऑप्शन चेक करेंगे तो हमने एक्स को ए इंटू ए ट्रांसपोज लिया, एक्स ट्रांसपोज इज ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, देखो एक्स तो आ रहा है, Yes, sir. बी करेक्ट है, इसकी सिमेट्रिक है। सी भी करेक्ट है कि ए रेस टू पावर 5, तो x ट्रांसपोज विल बी ए रेस टू पावर 5 का होल ट्रांसपोज, बट इसको हम a ट्रांसपोज का पावर 5 कर सकते हैं, Yes, sir. लेकिन d रॉन्ग है कि x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n लिया, तो x Sir, ट्रांसपोज विल I बी, thought it was all positive even integrals to power of E. That's why I got तो it wrong. हाँ ठीक है। तो if n is even then it is symmetric or skew symmetric? Then it's skew symmetric. नहीं सिमेट्रिक आएगा ना, इवन है तो माइनस का रूल खत्म हो गया, Yes. It तो would be n smart. even है then symmetric, then n odd है then skew symmetric। एडजॉइंट भी अगेन ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया है, और एडजॉइंट भी। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, या हमने एग्जांपल लिया कि ऐसे ए जो है वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Cij is cofactor of element Aij, then adjoint of A, जिसको अपन ADJ और ब्रैकेट में A ऐसे डिनोट करते हैं, adjoint of A is जो इस मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए सारे एलिमेंट्स के, तो उनका भी उनसे जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ट्रांसपोज लिया। तो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, लेट्स से सिंपल केस ए बी सी डी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बताना।
एलिमेंट ए का कोफैक्टर D minus B minus C and A. हाँ ठीक है। अगर पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखूं तो इस तरह से आ जाएगा Yes, sir, and transpose of that. और फिर ट्रांसपोज लेंगे तो डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको तो इंटरचेंज कर दिया, और जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को वहीं रखते हुए बस साइन चेंज कर दिया, राइट। Yes, sir. मैट्रिक्स ए जो है डी आई ए जी ऑफ ए बी सी है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। So, what does DIG means? Diagonal matrix. Matrix A is given as Okay, sir. So I wrote the answer in the chat in a simplified form. C11 B into C आ गया ना। Yes, sir. और कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे व्हेन I is not equal to J, देखो जीरो ही आ रहा है, Yes, sir. दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ A क्या बन जाएगा, B into C, A into C, A into B, 0 0 0 0 0 0 We can take the whole ABC common after taking the नहीं, trans. कॉमन कॉमन मैट्रिक्स से कॉमन कैसे लेते हैं। I mean, we can say it's ABC multiplied by with a diagonal matrix with elements 1 by 1 by P and 1 by C to simplify. हाँ ओके, वैसे कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसका ट्रांसपोज लिया तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। Yes, sir. So we can say that answer is DIAG of G into C, A into C, A into B, और we also can जो तुमने बोला वो ये उसका मीनिंग यही हो गया कि अगर हमने A into B into C कॉमन लिया तो we can write it as 1 by 1 by B and 1 by C. A into B into C गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू है। Yes, sir. प्रॉपर्टीज में क्या अपन को प्रॉपर्टीज प्रूव भी करनी है, तो एक बार नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A. This is always equal to determinant of A into I.
कैसे प्रूव करोगे? डबल डबल हो गया। हमने मैट्रिक्स ए को कुछ भी वही A11 A12 एंड सो ऑन ले लिया। तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो C11, अब कॉलम वाइज C11 C12 C1n C21 C22 C2n CN1 CN2 CNN, ये बन जाएगा Yes, sir. A into adjoint of A। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओनली रो इनटू कॉलम वाइज एप्लीकेबल होता So है। it would be magnitude of I mean determinant of A times 1. Yeah, determinant of A. ऐसा क्यों हो रहा है ये? बिकॉज अपन ने इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इन एलिमेंट से किया। तो Yes, sir. A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, यानी कि जो एलिमेंट उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ जीरो क्यों आया वो भी समझ आ रहा है? No, sir. क्योंकि हमने इस एलिमेंट के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन इन वाले एलिमेंट से किया। तो हमने कोई भी एक रो के एलिमेंट लिए और कोई दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिए। तो जब भी Okay, sir. Got it. है ना, तो ये जीरो होता है, तो रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाएंगे। और अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स से कॉमन आ गया और ये आई बचेगा मैट्रिक्स में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इज डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। कैसे? So determinant of A into adjoint of A would be determinant of adjoint of A times determinant of A, which should be equal to determinant of A. जो मैं लास्ट वाला पॉइंट लिखा उसका दोनों से डिटरमिनेंट लिया। Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज k रेज़ टू पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। Yes, sir. डिटरमिनेंट यहाँ पे k तो कांस्टेंट है और a और भी दो मैट्रिसेस हैं, तो हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. लेफ्ट साइड में तो अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a लिख लिया। राइट साइड में ये एक कांस्टेंट नंबर है, Determinant ये of जब A बाहर raised to n. डिटरमिनेंट ऑफ i 1 हो जाता है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा एक बार कैंसिल होने के बाद। Yes, sir. Adjoint of some k is some constant. Adjoint of ka is k raised to power n minus 1 adjoint of a। ये कैसे प्रूव करोगे?
हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या किया था कि सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिए थे और उनके ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए बोला है। तो अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे ये अपन यहाँ पे लिया, तो इस मैट्रिक्स, ये तो ए मैट्रिक्स है, अब हम अगर के ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये वाला के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. अब के यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, तो इस वाले एलिमेंट का जब कोफैक्टर लोगे तो ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो ये Yes, के sir. एन माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। Yes, sir. तो सारे सारे कोफैक्टर्स में के रेस टू पावर एन माइनस वन आता जाएगा, वो बिल्कुल ओवरऑल बाहर आ जाएगा, तो के रेस टू पावर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का रीजन भी समझ आता है कि सिंस हमने ट्रांसपोज लिया है, और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, कोफैक्टर वाली Yes, sir. मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिया है तो ऑर्डर चेंज इसलिए हो गया। ये तो सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लो, एक ही आंसर आएगा। दैट मींस पहले ट्रांसपोज लें और फिर एडजॉइंट लें, या फिर पहले एडजॉइंट ले लें और फिर ट्रांसपोज लें, सेम बात आ जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट ले लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ए आता है, इसको प्रूव करो। थोड़ी देर के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को एक्स मान लिया, तो क्वेश्चन ने हमसे एडजॉइंट ऑफ एक्स ऐसे बोला है। Yes, We sir. know So, that x into adjoint of x is equal to determinant of x into y. yes, sir. So we take the determinant on both sides. नहीं, डिटर्मिनेंट लोगे तो फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, हमें तो मैट्रिक्स में वर्क करना है ना। Yes, sir. तो x into adjoint of x is equal to determinant of x into y. That means adjoint of a into adjoint of a is equal to adjoint of a का determinant into y। ठीक है, हमने अब बोथ साइड a से मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो एक नंबर है, और i इंटू ए ही हो जाएगा, Yes, ये sir. बना a into adjoint of a is equal to determinant of a into y। Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट अभी डिस्कस ही किया था कि डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n N माइनस वन minus 1. इंटू a, एक पावर कैंसिल हुआ, तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस टू इंटू a आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. देयरफॉर अब तुम्हें बताना है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर।
adjoint, the answer would be determinant of a raised to n minus 1 the whole square. और ये फाइंड करने के लिए क्या किया? So determinant of a would be a determinant of adjoint of a raised to power n minus 1, and determinant of adjoint of a would be determinant of a एक और raised to बात power n minus 1. ठीक ठीक। और हम यहाँ से भी कर सकते थे, वो भी तुमने क्या बिल्कुल करेक्ट है। अगर अपन ने यहाँ से किया तो भी क्या कि ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका पावर n माइनस 2 का पावर n ऐसे आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू Yes, k sir. रेज़ टू पावर, तो यहाँ से भी n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है पावर में। तो ये डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी एडजॉइंट की। हैंड एक बार इनवर्स भी कवर कर लेते हैं बिकॉज वो बिल्कुल एडजॉइंट का ही है पार्ट, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? So the determinant is not equal to 0. Determinant of a. And A inverse is defined as 1 upon determinant of, या प्रॉपर डेफिनेशन लिखे तो लिखो, then there exist। जैसे हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था, तो कोई भी fx का इनवर्स फाइंड करने की सर्टेन कंडीशंस है, और वो कंडीशंस क्या है? So it should like the function should be 1 1 and onto बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, yes sir, तभी yes sir. इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के कोई भी एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ऑलवेज एक यूनिक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स ओनली एक ही फंक्शन आएगा, और जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। वैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा, और मान लो वो मैट्रिक्स बी है, तो बी मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। Yes sir. And so वहां पे the inverse of f b of would g be a. फंक्शन वाले केस में if f and g are inverse of each other, then f of gx is equal to g of fx is equal to x आता है। Yes sir. ऐसे यहाँ पे then there exists a matrix b such that a into b is equal to b into a is equal to I, then matrix b is called inverse of a। तो जैसे हमने f इनवर्स को रिप्रेजेंट किया था, वैसे हम a इनवर्स बोल रहे हैं। f इनवर्स x is not equal to 1 upon fx, same goes for a इनवर्स। एंड a इनवर्स फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये फॉर्मूला कैसे बना?
I'm sorry, using the अभी जो बन quantity A times adjoint of A is equal to हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, a into adjoint of a is equal to determinant of a into I। तो वहां पे अपन ने बोल दिया कि a into 1 upon determinant of a adjoint of a equals to I। तो a into b equals to I टाइप लिखा हुआ है, तो b वाला मैट्रिक्स Yes, a का sir. इनवर्स होता है। अब सिंस ये हमने एडजॉइंट ऑफ a से बनाया है और एडजॉइंट ऑफ a के मल्टीप्लिकेशन में बस 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। Yes, sir. तो फर्स्ट में तो तुमने लिया था एडजॉइंट में कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ पे a इंटू a इनवर्स, तो a Is इंटू a equal to इनवर्स ऑलवेज हाँ i के इक्वल हो जाएगा। yes, sir. ठीक है, सेकंड हमने लिया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, बताओ क्या होगा। Uh, 1 upon determinant of A. हाँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या नोट की थी, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो k इंटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स, ये 1 अपॉन k टाइम्स a इनवर्स। फोर्थ है Yes, sir. a इंटू बी का इनवर्स, ये b इनवर्स a इनवर्स। समझ आ रहा है सारा ऑर्डर, सब सब कुछ Yes, सेम sir. रहेगा जो वहां चल रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज वाली थी आई थिंक, कि हम a ट्रांसपोज का इनवर्स लें या a इनवर्स का ट्रांसपोज लें, सेम आ जाएगा। सिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे a इनवर्स का इनवर्स Would be a A. आ जाएगा। तो जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है वो सारी अपन ने एज इट इज कॉपी कर ली, बिकॉज ओनली एक कांस्टेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का डिफरेंस है a इनवर्स में और एडजॉइंट में। अच्छा, ये भी समझ आ रहा है कि कोई एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इनवर्स फाइंड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। Yes, sir. सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उनके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा अलग से। बट हाँ, अगर सेकंड ऑर्डर का है या इनफैक्ट अगर अपन थर्ड ऑर्डर का भी लें, हमने क्वेश्चन अभी किया भी था, DIAG ऑफ ABC का इनवर्स बताना। So, dig 1 by A, comma 1 by B, comma 1 by C. तो हमने पहले नोट किया था कि अगर हम DIAG ऑफ ABC का पावर n कर रहे हैं तो ये सॉल्व करने के बाद DIAG ऑफ a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, c रेस टू पावर n आ जाता है। और ये पहले हमने ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स पढ़ी थी, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, लेकिन हम यहाँ पे n बिलोंग्स टू i भी यूज कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव इंटीग्रल पावर है इसका मतलब कि इनवर्स लेके पावर लेना है, तो इनवर्स वाले केस में इस तरह से आ जाएगा। Yes, sir.
फर्स्ट का आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स? I'm solving it. Yes, I got it as true. आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? I'm solving it. क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी। ये समझ आएगा? Yes, sir. अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी की टर्म्स में तो ए और बी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है। अब अपन को सी और डी ऑप्शन चेक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू आई भी आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, Yes, sir. तो ओनली बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir.
Determinant of adjoint of A inverse. So I'm getting the answer 1/2. 1/2 2. कैसे? So we can take the inverse outside. So like adjoint of A inverse would be adjoint of A the whole inverse. And we do that again to get determinant of adjoint of A the whole inverse, which would be 1 upon determinant of adjoint of A. फिर Uh, आप हाँ fit, then we can substitute determinant of adjoint of A as 1 upon determinant of A raised to n minus 2. Uh, and n would be 3 in that case. डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, तो हमने जस्ट अभी जो ये वाला पॉइंट लिखा था इसको यूज कर लो. Yes, okay, so I substituted it wrongly, but I used that. तो n minus 1 होल स्क्वायर पावर में, राइट? Yes, so तो इट विल बी इक्वल टू determinant of A inverse whole raised to power n minus 1 whole square. That is equal to determinant of A inverse raised to power 4, and that is further equal to this. yes, so 1/16. और determinant of A कैसे find किया? So that 1 times 18 minus 12 minus 1 सॉल्व times. किया पूरा. ओके ओके. Yes, sir. अभी जो मैंने नंबर्स दिए थे वो देखो 1, मतलब हमें कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू याद रखना होता है. तो 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? a माइनस b b माइनस c c माइनस a. तो इस पहले पैटर्न में दिया था मैंने ये. Yes, sir. अरे हो, मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 आ रहा है. नहीं नहीं आ रहा. सही है. 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1 आ रहा है ना. तो ये Yes, sir. So डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा 1/16.
Amsa, I got the answer C. हाँ तो इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है क्वेश्चन में, राइट? No, sir. तो क्या किया बताओ? Amsa, adjoint of A inverse would be A inverse inverse upon A determinant of A inverse inverse, which simplifies to A upon a determinant of A. ओके, So करेक्ट तो when है। थोड़ा और भी सिंपल समझे तो ए इनवर्स को एक्स बोल दिया, ठीक है? तो क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने को बोला है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ एक्स, ये फाइंड करने को बोला है। yes sir, दैट इज एक्स इनवर्स फाइंड करने को बोला है, yes sir, which is C. ठीक है ना? Yes sir. Amsa, I got the answer A. ए, Yes sir. ठीक है। सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मतलब समझ आ गया ना तुम्हें ये आंसर? Yes sir.
ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको इस तरह से यूज करना है। तो एक बार देखो कि ये यहाँ तक आ गया, इसके बाद क्या कर सकते हैं। So we can say either A minus B A transpose is equal to 0, or A transpose minus B transpose A is equal to 0, or determinant of both of them is 0. बिल्कुल सही है। अभी इन दिस केस वन मोर ऑब्जर्वेशन कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, Yes, sir. काइंड ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। दैट मीन्स Yes, हम sir. बोल रहे हैं कि आइदर x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और x ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x ट्रांसपोज इक्वल टू 0। Yes, sir. x अगर नल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली x ट्रांसपोज भी नल मैट्रिक्स ही होगा। Yes, sir. आगे बताओ, अब आगे सॉल्व करो। So is the answer n is equal to 2? हाँ, तो a इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज आ गया, और Yes, क्वेश्चन sir. ने बता रखा है कि a ट्रांसपोज a इनवर्स के इक्वल है, Yes, sir. या फिर दोनों साइड a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों साइड a से मल्टीप्लाई किया तो a ट्रांसपोज इंटू a आई गिवन है, तो b इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. हमने पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया था, क्रेमर्स रूल, और अब हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। क्रेमर्स रूल के पॉइंट्स ध्यान है या तुम्हें? No, sir. ओके, दोनों में सेम ही बात चलती है, बस दोनों का मेथड डिफरेंट है। वहां ओनली डिटर्मिनेंट का यूज किया है, यहाँ मैट्रिसेस का यूज किया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसे कुछ हैं, लेट्स से अपन थ्री इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2। So we can represent this as a multiplication of matrices. हाँ, So by finding inverse of A1, B1, C1, E2, B2, C2, E3, B3, C3, we'll get the answer. बट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना काफी लेंदी होता है, Yes, sir. तो हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे, बस इस मेथड को थ्योरेटिकली ध्यान रखेंगे। अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो अपन क्रेमर्स रूल का यूज करेंगे, और क्रेमर्स रूल का एक बार वो जो लेक्चर है वो पर वापस देखना, उसमें भी अपन प्रॉपर्ली क्रेमर्स रूल को यूज करते ही नहीं है, थोड़ा सा और लॉजिक लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, तो उस वाले पॉइंट को देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, बट अपन को Yes, sir. थ्योरेटिकल चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा कि वी कैन राइट दिस इक्वेशन है, दिस सिस्टम एज ax इक्वल टू b। ax इक्वल टू b में ये जो मैट्रिसेस हैं, a तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1x3 या 3x1? 3x1. तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में लिखा। अब ए एक्स इक्वल टू बी है, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ही लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? Yes, sir, because they are not commutative. हाँ, तो x is equal to a inverse b, that means x is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a into b। Yes, sir. तो ये मैट्रिक्स x यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड है। अब इसमें पॉइंट क्या क्या है कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, तब तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, Yes, sir. तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। सेकंड केस कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, एंड अगर इस केस में न्यूमरेटर नॉन जीरो आ गया, दैट मींस एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन नो सॉल्यूशन। न्यूमरेटर जीरो है एंड डिनोमिनेटर नॉन न्यूमरेटर नॉन जीरो है एंड डिनोमिनेटर जीरो है, तो ये डिफाइन नहीं होगा कभी। थर्ड केस कि अगर दोनों ही जीरो आ गए, Then all real numbers is the solution, right? नहीं, अगर दोनों ही जीरो हैं देन either infinite solution और नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी आ सकता है, हम ये नहीं बोल सकते। और एक बार मैं वो डिटरमिनेंट वाला जो पॉइंट था वो भी ओपन करता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी ध्यान नहीं है, तो एक बार वो देख लेते हैं क्विकली। उसमें भी हमने एग्जैक्टली सेम बात लिखी थी। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो देखो ये 3 वेरिएबल का सिस्टम है। इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से डिफाइन किया कि जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है उसको तो डी बोल दिया, D1 डिटर्मिनेंट बोला कि हम क्रेमर्स रूल ये बोलता है कि x का वैल्यू D1 अपॉन डी, y का वैल्यू D2 अपॉन डी और z का वैल्यू D3 अपॉन डी। तो अगर अपन को x के लिए D1 का यूज करना है, तो D1 डिटर्मिनेंट में x के कोफिशिएंट्स की जगह हम कांस्टेंट टर्म यूज कर लेंगे, यानी कि A1 A2 A3 के प्लेस पे D1 D2 D3 यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही D2 में B1 B2 B3 के प्लेस पे D1 D2 D3 ऐसे ही D3 में कर लिया। अब इसके पॉइंट्स इस तरह से थे कि इफ, अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में D आ रहा है और वो हमने जो अभी लिखा था वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा था, दोनों ही सेम चीज है। Yes, sir. If D is not equal to 0, then unique solution. If D is 0 and at least one of D1 D2 D3 is non-zero, यानी कि डिनोमिनेटर तो जीरो है और एटलीस्ट वन न्यूमरेटर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो कभी भी डिफाइन नहीं होगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सारे ही जीरो हो जाएंगे देन आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो वहां भी ऐसा ही था कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही जीरो हैं देन आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज को एक तो हम ध्यान कैसे रख सकते हैं कि समथिंग अपॉन नॉन जीरो, ये तो ऑलवेज डिफाइंड हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो अपॉन जीरो ये कभी डिफाइन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर 0/0 है, तो जैसे अपन ने लिमिट में भी डिस्कस किया होगा कि 0/0 फॉर्म का लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसे समझ लो बस। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता का मतलब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएगा, कि कभी अपन एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, बस उस पर्पज से। इसका जो प्रॉपर रीजन है वो अपन ने जब अपन ने क्रेमर्स रूल पढ़ा था तो उस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये वाला लेक्चर एक बार देख लेना। उसमें हमने कहा कि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा क्रेमर्स रूल लगाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे एक बार ये वाला एग्जांपल और देख लेते हैं क्विकली, कि हमने कहा कि इस सिस्टम का बताना है कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन।
तो ये अपन को बताना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स का यूज करते हैं। जैसे फैमिली ऑफ लाइन समझ आता है 2D में, Yes, sir. तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 है। वैसे ही 3D में फैमिली ऑफ प्लेन है, ये इक्वेशंस प्लेन के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3D में। तो कोई भी इस टाइप के सिस्टम का, यानी कि 3 प्लेन वाले सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब वो जैसे जो रूम्स की तीनों कोई भी 3 वॉल्स देखो, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। Yes, sir. तो ये तो हो गया केस यूनिक सॉल्यूशन वाला कि 3 प्लेन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर वो 3 प्लेन्स ऐसे हो जाएं कि ये केस हो गया, मतलब कि पहले तो देखना 3D में ये समझ आता है कि अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, और प्लेन अभी इस जिस पे मैं लिख रहा हूँ उस प्लेन की आउटवर्ड है, तो उन प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन जाएगी। Yes, sir. So all points on that line would satisfy. हाँ, लेकिन अब ये वाला सिस्टम है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो ये वाली लाइन बनेगी और इन दोनों से ये वाली लाइन बनेगी, तो कोई भी कॉमन कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। Yes, sir. यानी कि इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। Yes, sir. अगर प्लेन्स इस तरह से हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। Yes, sir. अगर प्लेन्स इस तरह से हैं तो नो सॉल्यूशन हो गया। Yes, sir. तो ये सारी सिचुएशंस हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यानी कि अगर हम ये अब तीनों प्लेन सेम लाइन से पास कर रहे हैं, तो इन दिस केस वी कैन से दैट P1 प्लस के P2 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन हो गया। अगर ये P3 से मैच कर जाता है कि P3 प्लेन इज P1 प्लस के P2 इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो Yes, अभी sir. इस डेटा में देखो, 2 into इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से हमें इक्वेशन नंबर 3, अच्छा 2 into इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से ये मिल रहा है। इन Yes, sir. दोनों का वेरिएबल पार्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट मैच नहीं कर रहा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये और So the P1 और planes P2 है। would never intersect. हाँ, अगर कांस्टेंट पार्ट भी मैच कर जाता तो थर्ड वाला प्लेन जो है वो ये हो जाता, Yes, sir. लेकिन अभी कांस्टेंट पार्ट मैच नहीं कर रहा, तो थर्ड वाला प्लेन यहाँ पे चला गया, Yes, sir. पैरेलली शिफ्ट हो गया। तो अगर पैरेलली शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। Yes, समझ आ sir. गया? तो हम इस तरह से पहले ऑब्जर्वेशन से देख लेंगे कि कोई भी दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से थर्ड इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर एग्जैक्टली सेम मैच कर गया देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओनली वेरिएबल पार्ट मैच कर रहा है और कांस्टेंट पार्ट मैच नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। और अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो फिर अपन डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी अपन को मतलब गाउस जॉर्डन मेथड जो है, यानी कि मैट्रिसेस की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये तो अपन को कभी करना ही नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली अपन को पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज अगर देगा तो अपन को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस सिस्टम को सॉल्व करने को बोला तो हम क्रेमर्स रूल यूज कर लेंगे। Yes, sir. ऑल्दो तुम्हारे बुकलेट में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का भी मेथड बता रखा है, पर रैंक कभी जेई ने पूछा नहीं है, मतलब जेई के सिलेबस में है नहीं। एक और चीज इसमें है, ऑल्दो ये वर्ड भी जेई के सिलेबस में नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन बिना इस वर्ड को यूज किए क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन रैंक तो आज तक ही नहीं पूछा है जेई ने। तो बने कि इसका थ्योरेटिकल जो लास्ट टॉपिक है वो और कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे।
हमने एफ को कोई भी कॉलम में ले लिया, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। Is an matrix स्मॉल ए एन तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, capital A? कैपिटल ए मैट्रिक्स है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर। तो बस x की जगह पे a पुट कर देंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बस ये था कि लास्ट में ओनली कांस्टेंट a नॉट नहीं आ सकता, मैट्रिक्स में एक नंबर ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन ने a नॉट i लिखा है, मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं। Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो डिफाइन किया है, फॉर मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0 is called characteristic equation. अगर एक सिंपल सी बात अपन करें तो मैट्रिक्स A लेट्स से 2 3 -1 2, ऑल्दो ऐसा कभी क्वेश्चन जो पूछेगा नहीं कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपन तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो एक बार बताना। Sir, so A minus root 7i is equal to 0. And नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इन टर्म्स ऑफ x आएगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A minus x I equal to 0, that means determinant of 2 minus x 3 minus 1 2 minus x equals to 0, और ये आ गया 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 3, that is x square minus 4x plus 7 equals to 0। okay, sir, got ये it. समझ आया? Yes, sir. अब इसका फाइंड करने का जो पर्पस था वो क्या था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, ये ऑलवेज उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, दैट मींस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये नल मैट्रिक्स बनेगा। ये सॉल्व करके देख सकते हैं, और ये देखो यहां से लॉजिकल है कि x इक्वल टू कैपिटल A पुट कर रहे तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। Yes, sir. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूल यही है कि वो इक्वेशन जो गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है कि अगर अपन को स्क्वायर माइनस, अच्छा वन मोर थिंग एप्लीकेशन से पहले, कि इस मैट्रिक्स ए के ट्रेसेस का वैल्यू क्या है? ट्रेसेस ऑफ ए पता है? No, Traces sir, I is was absent. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 4 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स के लिए 7 आ रहा है, और Yes, ये sir. जो 4 और 7 है वो यहां से मैच कर रहे हैं, Yes, दैट sir. मींस
for a characteristic equation of matrix A, sum of roots is equal to traces of A and product of roots is equal to determinant of A. ये always applicable है. इनफैक्ट अगर हम एक पॉइंट और भी लिख लें, मैं एक बार वो बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है. कि देखो अभी हमने ये फाइंड किया, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स into a square minus 4a minus 7i is equal to null matrix. null matrix को से मल्टीप्लाई करो, null matrix रहेगा. यहाँ बन जाएगा a, यहाँ बन जाएगा 4i और यहाँ 7a inverse. That means a inverse is now equal to 1/7 times a minus 4i. तो ये इनवर्स फाइंड करने का एक ऑल्टरनेट मेथड हो गया. Yes, sir. और अभी तो ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है वो भी सेकंड का इक्वेशन आ रहा है. थर्ड ऑर्डर का होगा तो थर्ड डिग्री में आ जाएगा. दैट मींस थर्ड ऑर्डर के लिए मान लो ऐसा कुछ बन गया कि x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2i इक्वल टू 0. अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i माइनस 2a इनवर्स इक्वल टू 0. तो यहां से हम a इनवर्स का वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. Yes, sir. तो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का a इनवर्स अगर अपन एडजॉइंट वाले मेथड से फाइंड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे और उसके बाद हम ट्रांसपोज लेके और डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करके a इनवर्स लिखेंगे. यहाँ पे अब मेथड क्या है कि अभी अपन को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनमें इन मैट्रिक्स को ऐड करके और आंसर लिखना है. ऑल्दो ये वाला मेथड भी ऐसा नहीं, कुछ बहुत शॉर्ट मेथड हो गया, इसमें भी टाइम पूरा लग जाता है क्योंकि टू मैट्रिसेस थर्ड ऑर्डर की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और फिर 5a और 7i को ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर लिखना है. तो अपने लिए बस ये ऑल्टरनेट मेथड हो गया, हम दोनों मेथड से a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. अब इसमें जेई कैसे पूछ सकता है, जेई कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट जेई क्या पूछ लेगा कि फॉर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और एक ऑप्शन में ये लिख दिया. तो इस ऑप्शन को चेक करने का एक मेथड तो क्या है कि हम ए मैट्रिक्स को पुट करें और ए स्क्वायर फाइंड करें, 4a फाइंड करें और सबको ऐड करें. और सेकंड कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लें. तो इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन थोड़ा क्विकली सॉल्व हो जाएगा. Yes, sir. तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्या लिखा रहा था, हाँ हमने कहा कि मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो ट्रेसेस ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और Sir, is roots this of true for second order all matrices? matrices, all the Okay, sir. matrices. Roots of characteristic equation are called eigenvalues. अगेन जेई आइगन वैल्यू वर्ड भी यूज नहीं करता, बट अपन के जब यूज आता है तो अपन ने बस रेफरेंस के लिए लिख दिया कि आइगन वैल्यूज आर क्या है, रूट्स ऑफ. अब जैसे इस वाले केस में तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, तो इसकी आइगन वैल्यूज इमेजिनरी हैं. if
eigenvalues of matrix A are x1, x2, and so on, then eigenvalues of matrix adjoint of A will be determinant of A upon x1, determinant of A upon x2, and so on. तो अगर अपन को मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की हेल्प से उसके एडजॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं. तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है. तो अपन ऐसा करते हैं कि अभी तक की बातों में सारी समझ आ गई. Yes, sir. तो अभी थोड़ा ब्रेक लेके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. Yes, sir. अपन 9:30 पे शुरू कर लेंगे क्लास वापस. Okay, sir. I'll rejoin at 9:30. हाँ, ओके.